नमस्कार दोस्तों, मैं एन के ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो 11th क्लास के लिए है और ये हिस्ट्री का है। जैसे कि हमें पता है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो चुका है और मैंने जितने भी क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस में आए थे उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया था और उसी वीडियो से लगभग उसी में से सारे क्वेश्चन आए थे और उसी को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो मैंने बनाया है और उम्मीद है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इसे ध्यान से देखना है, सुनना है। 2-3 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है आज का, मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच का क्षेत्र था या मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच में स्थित था। तो जैसे हमें पता है कि मेसोपोटामिया दजला और फरात दो नदियों के बीच में स्थित ये जगह था मेसोपोटामिया। ठीक है, दजला और फरात, ठीक है, दो नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की साइड। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन भाषा क्या थी। तो देखिए, मेसोपोटामिया में वैसे कई भाषाएं थी, जैसे सुमेरियन थी, अक्कद थी, ठीक है, असीरियाई भाषा थी, लेकिन वहाँ जो सबसे प्राचीन भाषा थी वो सुमेरियन भाषा थी, जिसे सुमेर भाषा भी कहते हैं। तो सुमेरिया भाषा चाहे सुमेर भाषा वहाँ की सबसे प्राचीन भाषा थी। तो आपको याद रखना है, सुमेर या सुमेरियन भाषा सबसे प्राचीन भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई थी। मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत, तो मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत लगभग 6000 से 7000 ईसा पूर्व हो चुकी थी। ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से लगभग 6 से 7000 वर्ष पहले वहाँ पे खेती की शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि मेसोपोटामिया का जो इलाका था वो काफ़ी उपजाऊ था, क्योंकि दो नदियों के बीच की ये भूमि थी और दो नदियों की जो बीच की भूमि होती है उसे कई बार दोआब कहा जाता है। दोआब, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी इसलिए वहाँ खेती अच्छी होती थी और इस खेती की शुरुआत लगभग 6 से 7000 ईसा पूर्व में हो चुकी थी। तो आपको याद रखना है, 6 से 7000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में पहली पट्टिकाएँ कब प्राप्त हुई थी। मेसोपोटामिया में पहली पट्टिकाएँ कब प्राप्त हुई थी। तो मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ थी वो 3200 ईसा पूर्व में प्राप्त हुई थी। पट्टिकाएँ क्या होता है, पट्टिकाएँ वहाँ के लोग मिट्टी का एक पट्टिका जैसे स्लेट नहीं और स्लेट जैसे बना लेते थे और वो गिल्ली मिट्टी का होता था, स्लेट जैसे बना लेते थे और सूखने से पहले उस मिट्टी पे जो सरकंडा होता है उसी के कलम से उस पे अपने हिसाब किताब, जो भी हिसाब किताब रखना होता है, जो भी चीज़ें लिखनी होती उसी पे लिख लेते थे। ठीक है, तो उसी को पट्टिकाएँ कहा गया और इस जो पहली पट्टिकाएँ मिली थी वो 3200 ईसा पूर्व में प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। ठीक है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों की बीच की भूमि। ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मेसोस और पोटेमोस से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है दो नदियों की बीच की भूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी का क्या स्रोत है या सबूत है। हमें कैसे मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें हमें कई चीज़ें हैं जिससे मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे इमारतें हैं, मूर्तियां हैं, कब्र है, पट्टिकाएँ है, लिखित दस्तावेज है। ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो इमारतें, मूर्तियाँ, कब्र, आभूषण, औजार, पट्टिकाएँ, लिखित दस्तावेज, ये सारी चीज़ें हैं जिसे हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी थी, वहाँ कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो मेसोपोटामिया में सुमेरियन भाषा थी, अक्कद थी, अरमाइक भाषा थी,
ये भाषाएँ प्रमुख भाषाएँ थी जो वहाँ पे बोली जाती थी। और ध्यान क्या रखना है कि जो सुमेरियन भाषा थी वो वहाँ की सबसे प्राचीन भाषा थी। सुमेरियन भाषा वहाँ की सबसे प्राचीन भाषा थी। इसके अलावा अक्कद और अरमाइक भाषा भी उस क्षेत्रों में बोली जाती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का विकास कब हुआ? नगर मतलब शहर, शहरों का विकास कब हुआ उस सभ्यता में? तो 3000 ईसा पूर्व में हुआ। 3000 ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 3000 वर्ष पहले ही मेसोपोटामिया में नगरों या शहरों का विकास हो चुका था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर कौन कौन से? नगर मतलब शहर होता है, तो मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो मेसोपोटामिया में जो नगर थे वो एक उरुक था, उर और मारी, ये प्रमुख वहाँ के नगर थे, उरुक, उर और मारी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग हथियार बनाने के लिए कौन सा धातु इस्तेमाल करते थे? मेसोपोटामिया के लोग हथियार किस धातु का बनाते थे? कौन सी धातु का इस्तेमाल वो हथियार बनाने के लिए करते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग कांसा धातु का या ब्रॉन्ज जो होता है उसका इस्तेमाल करते थे हथियार बनाने के लिए। और इस धातु के बारे में बता दूं कि ये धातु दो चीज़ों से मिलकर बनाई जाती है, एक तांबा और दूसरा टीन। तो तांबा और टीन को मिला के कांसा बनता है और उसी कांसे से वो लोग मेसोपोटामिया के लोग हथियार बनाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में शहरी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता थी? शहरी उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो मेसोपोटामिया की जो शहरी अर्थव्यवस्था थी वो श्रम विभाजन पर और सामाजिक संगठन पर आधारित था। श्रम विभाजन मतलब लेबर का डिवीजन, और जो सोशल जो कमेटी होती थी, संगठन और सामाजिक संगठन, उस पर वो आधारित था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग खनिज संसाधन कहाँ से, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत छप गया, कहाँ से मंगवाते थे? खनिज संसाधन कहाँ से मंगवाते थे, इसका होगा मेसोपोटामिया के लोग खनिज संसाधन कहाँ से मंगवाते थे? तो तुर्की, ईरान, इराक, चाहे खाड़ी पार जो देश थे वहाँ से वो लोग मंगवाते थे। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जो खाद्य पदार्थ थे, खाने की चीज़ों की कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे खनिज संसाधन जैसे तांबा, सोना, चांदी, लोहा, इन चीज़ों की कमी होती थी। इसलिए इन चीज़ों को बाहरी देशों से, जैसे तुर्की से, ईरान से, इराक से उसको मंगाते थे। ठीक है। और बदले में अपने वो खाने पीने की चीज़ वहाँ पे लोगों को देते थे और वहाँ से ये चीज़ें प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में अरमाइक भाषा का प्रवेश कब हुआ? जैसे मेसोपोटामिया में 3 भाषाएं प्रमुख थी, सुमेरियन, अरमाइक और अक्कद। तो वहाँ पे अरमाइक भाषा का प्रवेश उस क्षेत्रों में कब हुआ? तो अरमाइक भाषा का प्रयोग 1400 ईसा पूर्व में हुआ। ईसा मसीह के जन्म से 1400 वर्ष पहले उस क्षेत्र में अरमाइक भाषा का प्रयोग हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के प्रमुख देवी देवता कौन थे? वहाँ के कौन कौन देवी देवता थे मेसोपोटामिया के? तो वहाँ के एक उर चंद्रमा के देवता थे, और एक इनाना प्रेम और युद्ध की देवी थी। इनाना क्या थी? देवी थी प्रेम और युद्ध की, और जो उर थे वो चंद्रमा देवता थे। ठीक है। तो उर चंद्रमा का देवता और इनाना प्रेम और युद्ध की देवता थी। ठीक है। अगला, गिलगेमिस कौन था? तो गिलगेमिस उरुक नगर का शासक था। गिलगेमिस उरुक नगर का शासक था। अगला, किसने बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से आज़ाद कराया था? किसने बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से आज़ाद कराया था? तो था नाबोपुलासर। ठीक है। नाबोपुलासर ने बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य मतलब कब्जे से आज़ाद कराया था। ठीक है। नाबोपुलासर ने आधिपत्य से मुक्त कराई थी। अगला, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? तो था नाइबोनीडा था। नाइबोनीडा, ठीक है, वहाँ का अंतिम शासक था। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक नाइबोनीडा था। अगला है, मेसोपोटामिया की दुनिया में क्या देन है? चाहे मेसोपोटामिया की वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए क्या देन है? तो उनकी जो महत्वपूर्ण देन है, कई देन है, लेकिन जो काल गणना और जो गणित या मैथ्स की जो परंपरा है उनकी देन है, ये मेसोपोटामिया की देन है। काल गणना
और गणित परंपरा। ठीक है। और अगला है वार्क शीर्ष कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो वार्क शीर्ष ये उरुक से प्राप्त हुआ था और यह क्या था एक स्त्री का सिर था, मतलब हेड था, जो एक सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ था। ठीक है। वार्क शीर्ष, चाहे इसको वार्का शीर्ष भी कहा जाता है। वार्का शीर्ष एक उरुक से प्राप्त हुआ था और ये क्या था, ये स्त्री एक महिला का सिर था जो एक सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ था। अगला है एनमार्कर कहाँ का शासक था। तो एनमार्कर उरुक का शासक था। उरुक का शासक था एनमार्कर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पैपायरस क्या था। पैपायरस क्या था। तो ये पैपायरस एक सरकंडे का एक पौधा था जो नील नदी के किनारे पे उगता था और इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। ठीक है। सरकंडा एक पौधा था जो कहाँ पे उगता था, नील नदी के किनारे के आसपास में उगता था और इसी से लेखन सामग्री, मतलब कागज वगैरह टाइप से चीज़ें तैयार की जाती थी और इसी पे वहाँ के लोग लिखते थे। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य की जानकारी का साधन क्या है। रोमन साम्राज्य की जानकारी का साधन क्या है। तो रोमन साम्राज्य के बारे में पाठ्य सामग्री, दस्तावेज और भौतिक अवशेष, 3 चीज़ों से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्य सामग्री मतलब पढ़ने लिखने वाली चीज़ों से, दस्तावेज कोई रिपोर्ट हो, या भौतिक अवशेष जो खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं जैसे बर्तन हो गया, औजार हो गया, इन चीज़ों से। तो इन 3 चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है, पाठ्य सामग्री, दस्तावेज और भौतिक अवशेष। अगला क्वेश्चन रोमन साम्राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था कब से कब तक रहा। तो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था 509 से 27 ईसा पूर्व तक, 5 से 9 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक रहा था वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की थी। तो प्रिंसिपेट की स्थापना अगस्टस ने की थी। अगस्टस ने प्रिंसिपेट की स्थापना की थी, अगस्टस। अगला अगस्टस की उसके काल है, ये अगस्टस की काल की क्या मतलब उसके समय की क्या विशेषता थी। अगस्टस की काल की चाहे उसे समय की क्या विशेषता थी। तो ऐसा माना जाता है कि अगस्टस की जो काल थी, चाहे उसका समय था शासन करने का, उसमें शांतिपूर्ण बनी रही, मतलब उसमें शांति बनी रही, इसलिए उसके काल को शांतिपूर्ण का काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे। तो उसमें 3 जो खिलाड़ी थे, एक सम्राट, एक अभिजात वर्ग और तीसरा सेना। तो ये 3 मुख्य खिलाड़ी थे, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। अगला है रोमन साम्राज्य में साक्षरता कैसी थी। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या मतलब कितनी थी, कैसे थी कि नहीं थी। तो रोमन साम्राज्य में साक्षरता कम चलाऊ थी, मतलब इतना ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, बस काम चल जाए, तो वहाँ पे साक्षरता कम चलाऊ थी। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य में परिवार की कौन सी पद्धति थी। तो जैसे कि हमें पता है रोमन साम्राज्य में एकल परिवार थी। ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली थी, वहाँ पे एकल परिवार की परंपरा चलती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये कंस्टेंटाइन की शासन की क्या विशेषता थी। कंस्टेंटाइन जो राजा बने उनके शासन की क्या विशेषता थी। तो उनकी विशेषता थी कि उन्होंने सबसे पहले ईसाई धर्म को राज्य धर्म बनाया, ईसाई धर्म को राज्य का धर्म बनाया। दूसरा कि सोलिडस सोने का सिक्का चलाया था जिसमें 4.5 ग्राम शुद्ध सोना होता था। और तीसरा कि कुस्टुंतुनिया को उन्होंने राजधानी बनाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिनारियम क्या था। डिनारियम क्या था। तो डिनारियम एक रोम का एक चांदी का सिक्का था जिसमें 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होता था इसमें। ठीक है। शुद्ध चांदी कितना होता था, 4.5 ग्राम डिनारियम में। ठीक है। तो एक डिनारियम एक चांदी का सिक्का था। अगला क्वेश्चन है किस सासानी शासक ने रोम साम्राज्य के पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा कर लिया था। तो
जो रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी थी एंटियोक, उस पे शासक शापुर ने किया था। ये सासानी वंश के शासक थे शापुर, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में लड़कियों की विवाह की उम्र क्या थी? रोमन साम्राज्य में लड़कियों की विवाह की उम्र क्या थी? तो उसके लिए 2 तरह की उम्र थी, एक 16 से 18 और एक 22 से 23। 16 से 18 नहीं तो 22 से 23, ठीक है। उसके बाद एम्फोरा क्या था? एम्फोरा क्या था? तो एम्फोरा जो तरल पदार्थ, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, उसको ले जाने के लिए, चाहे जैतून का तेल ले जाने के लिए एक कंटेनर होता था, उसी को एम्फोरा कहा जाता था, ठीक है। तो तरल पदार्थ और जैतून का तेल ले जाने के लिए जो बर्तन होता था, उसको जो कंटेनर होता था, उसी को एम्फोरा कहा गया। अगला क्वेश्चन है, ड्रेसल 20 क्या था? ड्रेसल 20 क्या था? तो स्पेन में जो जैतून के तेल रखने के लिए, इसमें मैंने वो कहने के हो गया, तो इसको रखने के लिए जो कंटेनर होते थे, उन्हीं को ड्रेसल 20 कहा जाता था। स्पेन में जैतून के तेल को रखने के लिए कहना इस पर गलत प्रिंट हो गया है। तो रखने के लिए जो कंटेनर होते थे, उसी को ड्रेसल 20 कहा जाता था। और इसकी खोज चूँकि हेनरिक ड्रेसल ने की थी, इसलिए उनके नाम पे ही इसको ड्रेसल 20 रख दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोमन वासी धार्मिक रूप से क्या थे? कैसे थे, चाहे क्या थे? तो धार्मिक रूप से बहुदेववादी थे, मतलब कई देवताओं की पूजा करते थे, जैसे मिनर्वा, मिर्स, ठीक है, मार्स, मिनर्वा, मार्स, ठीक है, जुपिटर आदि देवताओं की वो लोग पूजा करते थे, ठीक है। तो बहुदेववादी थे, मतलब कई देवताओं की पूजा वो लोग करते थे। रोमन साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी? उत्तरी सीमा कहाँ तक थी? तो जैसे कि मैंने पढ़ा था कि उत्तरी सीमा में राइन और डेन्यूब, ठीक है, राइन और डेन्यूब नदियों से इसकी उत्तरी सीमा लगती थी। तो उत्तरी सीमा इसके राइन और डेन्यूब नदियों से लगती थी। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अर्थव्यवस्था में व्यापारिक वस्तुएं क्या क्या थी? मतलब किन वस्तुओं के व्यापार होते थे, ठीक है। रोमन साम्राज्य के अर्थव्यवस्था में व्यापारिक वस्तुएं क्या थी? तो इसका मतलब किन वस्तुओं के व्यापार होते थे? तो इसमें जो व्यापारिक वस्तु, तो अंगूरी शराब, अंगूर से शराब बनाते थे, गेहूं और जैतून का तेल, ये मुख्य व्यापारिक वस्तुएं थी। अंगूरी शराब, गेहूं और जैतून का तेल, ठीक है, यहाँ की मुख्य फसलें थी, वो व्यापारिक फसलें थी। उसके बाद मैपालिया क्या था? मैपालिया क्या था? तो मैपालिया अवन आकार की एक झोंपड़ी होती थी, अवन आकार की झोंपड़ी होती थी, जिसे जो चरवाहे होते थे वो ऋतु प्रवास के दौरान उठाकर घूमते रहते थे। ऋतु प्रवास के मौसम के अनुसार वो अपने पशु पक्षियों को चराने के लिए घूमते रहते थे, और उस दौरान वो अपने जो मैपालिया होता था, जो झोंपड़ी होता था, वो उसे उठा के घूमते रहते थे। तो मैपालिया क्या था? एक अवन आकार की झोंपड़ी, ठीक है, जिसे चरवाहे ऋतु प्रवास के दौरान उठाकर घूमते रहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉलिडस क्या था? सॉलिडस क्या था? तो सॉलिडस एक सिक्का था, ठीक है, और इसको चलाया गया था रोमन साम्राज्य में। तो सॉलिडस एक सिक्का था जिसमें 4.5 ग्राम, ठीक है, 4.5 ग्राम शुद्ध सोना होता था। इस सिक्के में 4.5 ग्राम शुद्ध सोना होता था, ठीक है। तो इस सिक्के की ये विशेषता थी सॉलिडस की कि 4.5 ग्राम इसमें शुद्ध सोना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, कि ड्रेसल 20 की खोज किसने की थी? ड्रेसल 20 की खोज किसने की थी? जैसे कि अभी पिछले लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने कि ड्रेसल की खोज हेनरिक ड्रेसल ने की थी, हेनरिक ड्रेसल ने की थी, और उन्हीं के नाम पे इनको ड्रेसल 20 इसका नाम रखा गया था, ठीक है। और एक था क्या, ये भी एक कंटेनर था जिसमें तरल पदार्थों को, जैतून के तेल रखने के लिए बनाया गया था, और इसकी काफ़ी मात्रा में वहाँ खोज हुई थी, ठीक है। तो इसी को ड्रेसल 20 कहा गया था, हेनरी ड्रेसल के नाम पे इसका नाम रखा गया था।
तो दोस्तों ये आज के ये 40 क्वेश्चन थे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपके परीक्षा के लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को आप 2-3 बार ध्यान से देखना और उम्मीद है कि याद हो जाएंगे। जो भी आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आता है, चाहे कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं, चाहे कोई और टॉपिक पूछना है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाओ, क्योंकि सबका अभी पेपर चल रहा है तो सबका भला होना चाहिए। तो अधिक से अधिक इसको शेयर करो, लाइक करो, और जो भी आपको दिक्कत हो रही है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट करो, ठीक है। उम्मीद है कि मैं इससे भी आगे जो अगला वीडियो होगा वो बनाऊंगा। तो इसके जो 2 चैप्टर और रह गए हैं इस आपके सिलेबस के, वो 2 चैप्टर बहुत जल्दी मैं उसके भी क्वेश्चन उपलब्ध करवाऊंगा। तब तक के लिए आप इसे देखते रहो, समझते रहो, और हो सकते तो इन क्वेश्चन को आप एक पेज पे लिख भी सकते हो, ताकि आपके पास एक ही जगह उपलब्ध हो जाए। और नहीं तो 2-3 बार वीडियो भी देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चलिए धन्यवाद।